जब ऑड्री ने सवाल किए तो कैथरीन चुप रही, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। कैथरीन का ये रवैया देखकर कॉबिन ने खुद को रोक ना पाए और ऑड्री से शिकायत कर दी, तुम देख रही हो ना, ये मेरा कड़ा होना नहीं है, ये उसका रवैया है। ऑड्री शर्मिंदगी में बैठी रही, ये समझ न पा रही थी कि अपने पिता को क्या जवाब दे। उसके विचार में कैथरीन का ये व्यवहार असभ्य था। आखिरकार वह बेटी थी और पिता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। लेकिन ऑड्री ये भी महसूस कर रही थी कि कैथरीन के अपने कारण हैं। शायद कॉबिन कैथरीन की असली प्रकृति को पूरी तरह समझ नहीं पाया था और यही हाल की गलतफहमी का कारण बनी। अपने पिता को निराशा में मुंह फेरते देख ऑड्री के पास कैथरीन को मनाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वे सब परिवार थे। कैथी, अगर तुम्हें हैकर अलायंस के बारे में कुछ पता है तो डैड को बता देना। हम सब परिवार हैं और हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए, है न? कैथरीन ने ऑड्री को ठंडी नज़र से देखा, लेकिन ऑड्री ईमानदार रही, उसे डर नहीं लगा। उसने कैथरीन को इशारे में एक पल का भी झपकाया, संदेश भेजते हुए। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद कैथरीन ने सिर घुमाया और कॉबिन की ओर ठंडी नज़र से देखा। कॉबिन को लगा कि शायद ऑड्री की बातों का असर हुआ है, इसलिए वह थोड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन कैथरीन ने उसका सवाल नहीं जवाब दिया, बल्कि उसने नया सवाल किया, क्या ज़ेवियर ने तुमसे संपर्क किया? कॉबिन हैरान रह गया, यह उम्मीद नहीं थी कि कैथरीन पलटवार करेगी। कुछ क्षण बाद उसने सिर हिलाया और आंखें सिकोड़ते हुए कैथरीन को देखते हुए खतरे का संकेत दिया। तो ज़ेवियर ने जो फोटो मुझे दिखाई थी वह सच है। तुम हैकर अलायंस के सदस्य जानती हो? परिचित नहीं, कैथरीन ने सरलता से जवाब दिया, क्योंकि वह झूठ नहीं बोल रही थी। हैकर अलायंस इतना बड़ा हो चुका था कि इसके अनगिनत सदस्य दुनिया भर में फैले हुए थे। वह हैकर अलायंस की संस्थापकों में से एक थी, तो वह हर सदस्य को कैसे जान सकती थी? सामान्यतः वे दोस्तों और दुश्मनों के बीच फर्क करने के लिए चिप्स का इस्तेमाल करते थे और चिप्स पर रैंक भी स्पष्ट होती थी। कैथरीन संस्थापकों में उच्चतम रैंक रखती थी और आम सदस्यों को उससे मिलना मुश्किल था। इसलिए उसने सच कहा, रुको, तुम उन्हें जानती ही नहीं। कॉबिन ने शक भरी नज़र से कैथरीन को देखा, फिर पूछा, तो फिर तुमने विनफ्रेड्स का गुप्त बेटा एक हैकर अलायंस के सदस्य की तरफ से वापस क्यों पहुंचाया? काले बाजार में लोगों की मदद करने के लिए पैसा लेना हैकर अलायंस के सदस्यों का काम है, कैथरीन ने जवाब दिया। अब कॉबिन को समझ में आ गया। कैथरीन समाज के किनारे पर कुछ संदिग्ध लोगों को जानती थी और वह इस बात से वाकिफ था। ये लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। लगता था कैथरीन का ज़ेवियर से जुड़ाव केवल संयोग था। इसका कारण जानकर कॉबिन चुपचाप प्रसन्न हुआ। इसका मतलब था कि उन्होंने विनफ्रेड्स के कीमती संसाधन ज़ेवियर की गलतफहमी की वजह से हासिल कर लिए, ये सोचकर कि स्वॉन्स का कैथरीन और हैकर अलायंस से संबंध है। अब बस एरक को ढूंढना था और विनफ्रेड्स को लाभ के लिए सौंप देना था। कॉबिन को देखते हुए ऑड्री ने झिझकते हुए कहा, डैड, क्या आपने सुना जो कैथरीन ने अभी कहा? कॉबिन की सोच फिर से सामान्य हुई और उसने अनजाने में ऑड्री की ओर देखा। उसकी ठंडी नज़र थोड़ी नर्म हुई और आवाज़ उतनी कठोर नहीं रही। ठीक है, अब समझ गया। चूंकि कैथरीन उन्हें नहीं जानती, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। तुम सब वापस आओ, चलो जाने से पहले साथ में भोजन करते हैं। कॉबिन की इस अप्रत्याशित नरमी से ऑड्री चुप रह गई। इतने वर्षों में पहली बार उसने इतनी कोमलता से बात की थी। इसके अलावा पिता द्वारा उन्हें साथ भोजन पर बुलाना, यह उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर कॉबिन अपनी स्टडी की ओर चला गया, क्योंकि अभी भी महत्वपूर्ण काम बाकी थे। विनफ्रेड्स द्वारा दी जाने वाली संसाधन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण थे और कॉबिन का मूड अच्छा था। स्वाभाविक रूप से वह ऑड्री के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था। कॉबिन को नज़र से गायब होने के बाद ऑड्री ने धीरे से कैथरीन से पूछा, कैथी, क्या डैड आज पागल हो गए हैं? कैथरीन अपने भीतर मुस्कुराई। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि ऑड्री इतनी बोल्ड बात करेगी। लगता है कि
उसके आसपास होने से ऑड्री ने कुछ चंचल आदतें अपनाई हैं। कॉबन जरूरी नहीं कि पागल हो, वह बस अच्छा मूड में था और उदार था। एक अमीर परिवार के लिए उन्हें भोजन पर बुलाना मामूली बात थी, खासकर जब वे स्वॉन्स की जैविक बेटियां थीं। कैथरीन ने कॉबन की खुशी का कारण समझ लिया। जेवियर ने एरक को ढूंढने के बदले स्वॉन्स को कुछ महत्वपूर्ण दिया होगा, जिससे कॉबन बहुत खुश हुआ। कैथरीन को सौदे की पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि यह कॉबन के लिए लाभकारी है। शुरुआत में कैथरीन का भोजन पर रुकना नहीं था, लेकिन ऑड्री को उत्साहित देखकर उसने मना नहीं किया और हाँ कह दी। कॉबन ने उन्हें न केवल भोजन पर बुलाया बल्कि उनके साथ ही खाया। बहुत समय बाद पिता का स्नेह देख ऑड्री थोड़ी भावुक हो गई और पूरे भोजन के दौरान हाथ से मुंह ढककर मुस्कुराती रही। भोजन के बाद ऑड्री ने कैथरीन को लेकर चली गई। कॉबन ने कुछ नहीं कहा। कैथरीन के लिए बेहतर था कि वह ऑड्री के साथ रहे बजाय घर में रहकर रेचल से झगड़ा करने के। रास्ते में ऑड्री अभी भी उत्साहित थी। कैथी, जैसा मैंने पहले कहा था, जब तक हम अच्छा व्यवहार करेंगे, डैड हमारी योग्यताओं को देखेंगे और अंततः हमें स्वीकार करेंगे, उसने कहा। कैथरीन ने ऑड्री की उम्मीदें तोड़ने का इरादा नहीं रखा, लेकिन उसने ये भी नहीं चाहा कि ऑड्री अवास्तविक उम्मीदें लगाए और बाद में निराश हो। इसलिए उसने धीरे से याद दिलाया, मुझे स्वॉन्स में किसी से स्वीकृति की जरूरत नहीं है। उसका ठंडा स्वर ऑड्री के लिए ठंडी पानी की तरह था, जिसने उसे वास्तविकता में ला दिया। ऑड्री ने समझा कि कैथरीन अलग थी। जहां ऑड्री अपने माता पिता के पास बड़ी हुई थी, भले ही वे विशेष रूप से स्नेही नहीं थे, उसके दादा ने हमेशा उसे बहुत प्यार दिया था। उसका जीवन आरामदायक था। अगर वह भयंकर आदमी नहीं होता जिसने उसके दादा को नुकसान पहुंचाया और उसे स्वॉन्स से दूर कर दिया, तो चीजें अलग होतीं। लेकिन कैथरीन को जन्म के तुरंत बाद ग्रामीण क्षेत्र में भेज दिया गया और उसने आज की स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत कठिनाइयां झेली। संभवतः उसके परिवार के प्रति कठोर भावनाएं थीं। असल में उसे परिवार को स्वीकार करना चाहिए था, न कि उसके विपरीत। ऑड्री को ये समझ में आते ही उसने महसूस किया कि कैथरीन को दोष नहीं देना चाहिए। वह समझ सकती थी कि कैथरीन कैसा महसूस करती थी। ऑड्री ने कैथरीन के कंधे पर हल्के से हाथ रखा, उसे समर्थन और समझ दिखाने के लिए। ऑड्री का भाव देखकर कैथरीन को यह मज़ेदार लगा। क्या ऑड्री को उस पर दया आई? इसके लिए वास्तव में कोई ज़रूरत नहीं थी। कासिया के एक दूरदराज एस्टेट में ट्रस्टन आज बहुत उत्साहित था। उसने एक वाइन टेस्टिंग इवेंट आयोजित किया था और इस खास मौके के लिए अपनी लंबे समय से संजोई हुई वाइन निकाल ली थी। उसकी खुशी और बढ़ गई जब ब्रैंडन वहां आया। शुरुआत में उसे लगा था कि ब्रैंडन शायद नहीं आएगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह आ गया। ब्रैंडन, ये वाइन कैसी है? बहुत बढ़िया न। ये वाइन वेरेडोनिया के एक वाइनयार्ड से आई थी और इसे 30 साल तक संजोकर रखा गया था। ये काफी दुर्लभ थी और ट्रस्टन ने ब्रैंडन के लिए कोई खर्चा नहीं छोड़ा। बाहर वाले लोग ट्रस्टन को कुख्यात प्लेबॉय मानते थे, जो हमेशा जीवन का आनंद लेता था और कभी गंभीर व्यवसाय में ध्यान नहीं देता था। वह परिवार के व्यवसाय की अनदेखी करता और महिलाओं के साथ समय बिताता, साथ ही द्वीप और वाइनयार्ड खरीदता। ये ब्रैंडन से पूरी तरह अलग था, जो 8 साल की उम्र से ही डंकन कॉर्पोरेशन की उच्च स्तरीय मीटिंग्स में भाग ले रहा था। हालांकि केवल ब्रैंडन ही जानता था कि असल में ट्रस्टन काफी चालाक था। उसकी बेफिक्र छवि के बावजूद हर बार जब वो कोई कदम उठाता, उसे बड़ा लाभ मिलता। हर व्यापार सौदे में लगातार पैसा कमाना आसान नहीं था, और ट्रस्टन की असाधारण प्रदर्शन ने उसके शानदार व्यापार कौशल को दिखाया। लैम्बर्ट परिवार की स्थिति डंकन से अधिक जटिल थी, क्योंकि ट्रस्टन का एक बड़ा भाई माइकल था। माइकल को बचपन से ही लैम्बर्ट का उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार किया गया था, और वह 10 साल से अधिक मेहनत कर रहा था। अगर ट्रस्टन व्यवसाय में बहुत गहराई से शामिल हो जाता, तो लैम्बर्ट परिवार अपने भविष्य के हितों के लिए किसी अन्य उत्तराधिकारी को चुन सकता था। ट्रस्टन की डिलीवेट जीवन शैली का चुनाव भी उसके भाई के लाभ के लिए था। इसके साथ ही उसके स्वाभाविक रूप से बेफिक्र व्यक्तित्व के कारण
वह इस तरह और भी सहज महसूस करता। समाज की राय। ट्रस्टन को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। ब्रैंडन ने अपना सिर झुकाया और एक घूंट में वाइन पी ली। गर्म पीली रोशनी ने उसके परफेक्ट जबड़े को उभारा, जिससे वह इतनी खूबसूरत लग रहा था कि देखने वाले की सांस रुक जाए। ट्रस्टन ब्रैंडन के चेहरे से समझ सकता था कि उसे वाइन बहुत पसंद आई। कासिया की उच्च समाज में हमेशा ये सवाल रहता था, वैसे ब्रैंडन जैसे व्यक्तित्व वाला कोई माइकल लैम्बर्ट का उत्तराधिकारी से दोस्ती क्यों नहीं करता। हालांकि ब्रैंडन माइकल के साथ ज्यादा नहीं मिलता और उनका सीमित संपर्क मुख्यतः ट्रस्टन के कारण था, जो एक डैंडी की तरह दिखाई देता। ट्रस्टन ने आत्मविश्वास के साथ ब्रैंडन के पास जाते हुए दोस्ताना मुस्कान दी। ब्रैंडन, मैंने तुम्हारे लिए इस वाइन का कुछ हिस्सा बचा रखा है। मैं किसी से इसे तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए कहूं, कैसा रहेगा? ब्रैंडन ने देखे बिना ही समझ लिया कि ट्रस्टन क्या सोच रहा है। जाओ, क्या चाहिए? ये सुनकर ट्रस्टन खुश होकर हंस पड़ा। तुम मुझे सबसे अच्छी तरह जानते हो, उसने कहा। फिर उसने आगे कहा, ब्रैंडन, क्या तुम्हें पता है विनफ्रेड्स अब क्या कर रहे हैं? मुझे खबर मिली है कि विनफ्रेड्स ने स्वॉन्स के साथ गठबंधन किया है। लैम्बर्ट की तरह स्वॉन्स भी कासिया के व्यापार परिदृश्य में अच्छा कर रहे थे। हालांकि डंकन्स की मौजूदगी में लैम्बर्ट के लिए आगे विस्तार करना मुश्किल था। सफलता पाने के लिए उन्हें ओशनवाइल में कदम रखना पड़ा, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें डंकन्स ने ज्यादा प्रवेश नहीं किया था। 2 साल पहले माइकल ने लैम्बर्ट का व्यापार वहां बढ़ाया था। अगर विनफ्रेड्स वाकई स्वॉन्स के साथ सहयोग कर रहे हैं तो उन्हें तैयार रहना चाहिए। लैम्बर्ट स्वॉन्स से डरते नहीं थे, लेकिन स्वॉन्स अब अलग हो गए थे। स्वॉन्स की वर्तमान नेता कैथरीन थी, जिसे ब्रैंडन ने खुले तौर पर अपनी मंगेतर माना। लैम्बर्ट अपने लंबे समय के संबंध को डंकन्स के साथ खतरे में नहीं डाल सकते थे, सिर्फ ओशनवाइल में लाभ के लिए। इसलिए माइकल ने ट्रस्टन से जानकारी एकत्र करने के लिए संपर्क किया। अगर स्वॉन्स विनफ्रेड्स के साथ गंभीरता से सहयोग कर रहे हैं तो लैम्बर्ट को पहले से तैयारी करनी होगी। बस 3 मिनट पहले ब्रैंडन को एक संदेश मिला। कैथरीन ने एरक को शॉन के पास रखा था। भले ही विनफ्रेड्स और स्वॉन्स को अभी पता न हो, ये बस समय की बात थी। ब्रैंडन धीरे से खड़ा हुआ और अपना उत्तर दिया। कैथरीन विनफ्रेड्स के साथ सहयोग नहीं करेगी। कैथरीन के व्यक्तित्व को देखते हुए, क्योंकि विनफ्रेड्स ने उसे एक बार धोखा दिया था, वो उन्हें दूसरा मौका नहीं देगी। ट्रस्टन एक पल के लिए रुका, फिर समझ गया कि ब्रैंडन का मतलब क्या था। ब्रैंडन कैथरीन की बात कर रहा था, स्वॉन्स की नहीं। इसका मतलब था कि स्वॉन्स और विनफ्रेड्स के बीच वास्तव में सहयोग था, लेकिन जिम्मेदारी कॉबन की थी, कैथरीन की नहीं। जब तक कैथरीन शामिल नहीं थी, डंकन्स का कोई संबंध नहीं था। इसलिए विनफ्रेड्स स्वॉन्स के साथ गठबंधन कर सकते हैं या नहीं, ये लैम्बर्ट के निर्णय पर निर्भर था। भले ही स्वॉन्स और लैम्बर्ट दोनों कासिया के 4 महान परिवारों में प्रतिष्ठित थे, अगर लैम्बर्ट ने स्वॉन्स को निशाना बनाने का निर्णय लिया तो स्वॉन्स इसे संभाल नहीं पाएंगे। ब्रैंडन ने जाने की तैयारी की, उसकी नज़र ट्रस्टन द्वारा मेहमानों के लिए रखी स्ट्रॉबेरी पर पड़ी। ताज़ी स्ट्रॉबेरी बड़ी, लाल और अत्यंत लुभावनी थी। ये स्ट्रॉबेरी हाल ही में एक द्वीप देश की मार्केट में नीलामी में जीती गई थी और बेहद मीठी थी। पिछली बार जब कैथरीन ने स्ट्रॉबेरी खाई थी और थोड़ी खट्टी होने के कारण उसका चेहरा बनाया था, ब्रैंडन ने गंभीर स्वर में कहा, इन्हें डिलीवरी में जोड़कर मेरे अपार्टमेंट भेज दो। ट्रस्टन ने ब्रैंडन की नज़र को देखकर जल्दी हाँ कहा। चिंता मत करो, मैं बाद में व्यवस्था कर दूंगा। ब्रैंडन द्वारा हाल ही में किए गए बड़े उपकार को देखते हुए कुछ स्ट्रॉबेरी भेजना सही ही था। हालांकि ये स्ट्रॉबेरी महंगी थी, ब्रैंडन की मदद के कारण ये खर्च सार्थक था। ब्रैंडन के जाने के बाद पास में कोई व्यक्ति उत्सुक हो गया और ट्रस्टन के पास जाकर पूछा, मैंने पूरे इवेंट में मिस्टर डंकन को एक भी स्ट्रॉबेरी खाते नहीं देखा। जब वह जा रहे थे तो कुछ क्यों ले जाने के लिए कहा। ब्रैंडन ने पूरे वाइन टेस्टिंग इवेंट में कुछ नहीं खाया था,
यह अजीब लगता था कि वह जाने से पहले स्ट्रॉबेरी ले जाना चाहते थे। ये सवाल पूछने वाला व्यक्ति ब्रैंडन की पसंद जानने की कोशिश कर रहा था। अनगिनत लोग चाहते थे कि उन्हें ब्रैंडन से मिलने का मौका मिले, लेकिन ये लगभग असंभव था। अगर वे जान पाते कि ब्रैंडन को क्या पसंद है, तो इसे बड़ी उपलब्धि माना जाता। ट्रस्टन ने इस आदमी की मंशा समझी और उसे तिरस्कार भरी नज़र से देखा। यह उसके लिए नहीं है, ये साफ तौर पर उसकी बिल्ली के लिए है। आदमी स्तब्ध रह गया। ब्रैंडन की एक पालतू बिल्ली थी। उसने इसके बारे में नहीं सुना था। सचमुच, इतनी महंगी फल बिल्ली को देना ही दिखाता है कि यह सामान्य लोगों की समझ से परे सुपर रिच एलिट्स की दुनिया है। ट्रस्टन ने भी स्ट्रॉबेरी की प्लेट को देखते हुए विचार किया। इस समय वो केवल इस बात के लिए आभारी था कि कैथरीन ने विनफ्रेड्स के साथ सहयोग करने के लिए हाँ नहीं कहा। हालांकि क्योंकि ब्रैंडन को कैथरीन पसंद थी, अगर उसने उसे मनाने की कोशिश की होती तो ब्रैंडन का ध्यान बदल सकता था और लैम्बर्ट के लिए परेशानी पैदा कर सकता था। लैम्बर्ट बड़े संकट में पड़ जाते। ट्रस्टन का एस्टेट कई उद्देश्यों के लिए बना था। सबसे ऊपर का फ्लो उनका निजी क्षेत्र था, जहां वह मेहमानों की मेजबानी करते थे। पहले और दूसरे फ्लो पर क्रमशः एक बार और क्लब थे। ट्रस्टन ने पूरे एस्टेट को पूरी तरह विकसित किया था। चाम बाग के अलावा ये क्लब कासिया में भी काफी प्रसिद्ध था। कई अमीर लोग इसे मनोरंजन के लिए अक्सर आते थे। ऊपर के फ्लो से नीचे निकलने के लिए पहले फ्लो से गुजरना पड़ता था। ट्रस्टन के साथ चर्चा खत्म करने के बाद ब्रैंडन ऊपर के फ्लो से नीचे उतरे। पहले फ्लो से गुजरते हुए उन्होंने एक खुला प्राइवेट रूम देखा। उनकी नज़र वहां किसी परिचित पर पड़ी जिसने उनका ध्यान खींचा। पैक्सटन ने देखा कि ब्रैंडन अचानक रुक गए और ब्रैंडन की नज़र का पीछा करते हुए उन्होंने देखा कि ऑड्री प्राइवेट रूम में खड़ी थी। ऑड्री कुछ मोटे पुरुषों के साथ थी और उनमें से एक, फिल्म प्रोड्यूसर जेफ बेकर, ने एक गिलास पकड़ा और ऑड्री को ड्रिंक परोसा। कैथरीन के साथ ऑड्री के रिश्ते को देखते हुए पैक्सटन ने तुरंत पूछा, मिस्टर डंकन, क्या मुझे वहां जाना चाहिए? ब्रैंडन ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे प्राइवेट रूम की ओर बढ़ गए। ये पैक्सटन के लिए फिर से आश्चर्यजनक था, क्योंकि ब्रैंडन आमतौर पर ऐसे मामलों में उदासीन रहते थे। अगर अंदर कैथरीन होती तो वह आश्चर्यचकित नहीं होते, लेकिन ब्रैंडन का खुद ऑड्री की बहन के लिए हस्तक्षेप करना ये दिखाता था कि कैथरीन उनके दिल में महत्वपूर्ण जगह रखती थी। एक समय जीवंत प्राइवेट रूम अचानक रहस्यमय हो गया। तीव्र माहौल ने सभी की नज़रें उस ओर खींच दी, जहां से अजीब एहसास आया था। फिल्म प्रोड्यूसर्स में से कुछ ने ब्रैंडन को पहचाना और तुरंत सम्मान के साथ उनके पास आए। मिस्टर डंकन, आपको देखकर बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है। मिस्टर डंकन, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। कासिया में जब किसी को मिस्टर डंकन कहकर संबोधित किया जाता और मिस्टर बेकर जैसे आमतौर पर अहंकारी व्यक्ति भी सम्मान दिखाते, तो ये स्पष्ट था कि शायद ही कोई और ऐसा हो जो ब्रैंडन के सामने इतनी श्रद्धा दिखा सके। सभी लोग चौंक गए और यह नहीं समझ पाए कि ब्रैंडन यहाँ क्यों आए। ब्रैंडन ने नज़दीक खड़ी ऑड्री की ओर ठंडे नज़रों से देखा और ऑड्री ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। कैथरीन और ब्रैंडन के रिश्ते को देखते हुए ऑड्री ब्रैंडन को उनके करीब का व्यक्ति मान सकती थी। ब्रैंडन द्वारा ऐसे हालात में पकड़े जाने पर ऑड्री बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी। जेफ ने ब्रैंडन की नज़र का पीछा किया और ऑड्री की प्रतिक्रिया देखकर आश्चर्यचकित हुआ। उद्योग में यह अफवाहें थीं कि ऑड्री की पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है, लेकिन वैरायटी शो में आने के बाद उसने ज़्यादा प्रभाव नहीं डाला था। अगर उसके पास इतनी मजबूत कनेक्शन होती तो उसे पहले ही कई एक्टिंग के मौके मिल चुके होते। तो फिर वह उसकी फिल्मों में भूमिका के लिए उनसे क्यों आई? जेफ ने ज्यादा नहीं सोचा और ऑड्री की आकर्षक दिखावट और फिगर देखकर थोड़ी मस्ती करने का सोचा था। अब वो फंस चुका था। अगर उसने ब्रैंडन को नाराज किया तो ये केवल कासिया में ही नहीं, बल्कि पूरे उद्योग में उसके लिए समस्या बन सकता था। जेफ बेहद चिंतित महसूस कर रहा था, जैसे किसी तूफान का इंतजार कर रहा हो। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ कि ब्रैंडन ने कुछ नहीं कहा।
वो बस मुड़े और चले गए। ऑड्री ने समझा कि ब्रैंडन ने जाते समय उसे देखा और यह संकेत दिया कि वो उसके पीछे आए। ब्रैंडन की मजबूत उपस्थिति ने ऑड्री को उनके विरोध की हिम्मत नहीं दी, इसलिए वह आज्ञाकारी ढंग से उनके पीछे चल पड़ी। जाने से पहले उसने जेफ से भी माफी मांगी। मिस्टर बेकर, मुझे खेद है, मुझे अब जाना होगा। जेफ ने ऑड्री को किसी चीज के लिए दोष नहीं दिया, बल्कि उसकी सराहना की। मिस स्वॉन, कोई बात नहीं, हम कल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ऑड्री ने कटु मुस्कान दी, ये सोचते हुए कि समाज कितना सती हो सकता है। थोड़ी देर पहले जेफ ने ऐसा अभिनय किया था जैसे वह बिना लाभ उठाए उसे अपनी फिल्मों में कास्ट नहीं करेगा। अब वह स्वेच्छा से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहा था, सिर्फ ब्रैंडन के प्रभाव के कारण। ब्रैंडन के इंतजार में होने के कारण ऑड्री ने हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। उसने साधारण ढंग से सिर हिलाया और जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गई। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, उसने बाहर खड़ी काली मेबाक देखी। कार का दरवाजा खुला था, ये संकेत दे रहा था कि वो उसमें बैठने के लिए तैयार है। ऑड्री ने कार में तनावपूर्ण माहौल महसूस किया, लेकिन समझा कि ब्रैंडन की आज्ञा की अवहेलना करना गंभीर परिणाम ला सकता है। अंततः उसने खुद को मजबूर कर कार में बैठ गई। कार में उसने देखा कि यह धीरे धीरे अपार्टमेंट की ओर बढ़ रही थी। ब्रैंडन भी उसी इलाके में रहते थे, इसलिए यह शायद बस सुविधाजनक सवारी थी। ऑड्री ने चुपचाप राहत की सांस ली, लेकिन वो अभी भी तनाव में थी। कार अजीब तरह से शांत थी और सांस की आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उसके सिर में बेचैनी थी और वह कई बार बोलने की कोशिश की, लेकिन ब्रैंडन की प्रभावशाली उपस्थिति ने उसे रोक दिया। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और बोली, मिस्टर डंकन, क्या मैं आपसे एक उपकार मांग सकती हूँ? ऑड्री पीछे की सीट पर बैठी थी, सामने से पार्टीशन द्वारा अलग। कार शुरू में शांत थी और पैक्सटन ने अपनी उत्कृष्ट सुनने की क्षमता से उसके शब्द स्पष्ट सुने। पैक्सटन के होठों पर तिरस्कार झलक गया। उसने ऐसे कई महिलाओं को देखा था। उसकी नज़र में शायद ब्रैंडन उसे उसकी बहन कैथरीन के सम्मान में मदद करेंगे। आखिरकार ब्रैंडन से उपकार मांगना उन बड़े पुरुषों के साथ घुलने मिलने से बेहतर विकल्प था। ब्रैंडन ने ऑड्री की बात सुनी, सिर घुमाकर उसे देखने का इशारा किया और आगे बोलने का संकेत दिया। ब्रैंडन के शांत और संयमित रहने को देखकर ऑड्री ने धीरे धीरे बोलने की हिम्मत जुटाई। मिस्टर डंकन, मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप कैथरीन को इसके बारे में न बताएं? क्या ये ठीक रहेगा? ऑड्री ने किम से खुद को बाहर ले जाने को कहा था ताकि वह कैथरीन को बोझिल न बनाए। कैथरीन ने बहुत कुछ सहा था और अब जब वह गांव से वापस लौट आई थी और ब्रैंडन के साथ थी, तो उसका भविष्य उज्ज्वल दिखाई दे रहा था। वह कैसे देख सकती थी कि कैथरीन उसकी खातिर खुद को नीचा दिखाए? उच्च समाज में पली बड़ी ऑड्री जानती थी कि शक्तिशाली पति होना कितना महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में पति की शक्ति उसकी पत्नी की सामाजिक स्थिति और सम्मान निर्धारित करती है। ये कठोर लग सकता है, लेकिन यह वास्तविकता थी। कैथरीन ने कई बार ब्रैंडन से मदद मांगी थी ताकि ऑड्री का रास्ता आसान हो सके और वह वैरायटी शोज में बिना डर के भाग ले सके। लेकिन ऑड्री हमेशा कैथरीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। वह कैथरीन की बड़ी बहन थी। ब्रैंडन और ऑड्री साथ लौटे और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, उन्होंने कैथरीन को बाहर आते हुए देखा। तीनों की मुलाकात कुछ अजीब सी लगी। कैथरीन हाथ जेब में डाले बेपरवाह अंदाज में खड़ी थी। दूसरी ओर ऑड्री थोड़ी असहज दिखी और अचानक पकड़े जाने जैसा महसूस कर रही थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ, ऑड्री तुरंत ब्रैंडन से थोड़ा दूर हट गई, जो वैसे भी काफी दूर खड़ा था। कैथी, प्लीज गलत मत समझना, मैं बस मिस्टर डंकन से अचानक टकरा गई थी। उन्हें पता था कि मैं लौट रही हूँ, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ऑड्री ने जल्दी जल्दी सफाई दी। कैथरीन ने ऑड्री को शांत भाव से देखा। ऑड्री की घबराहट के मुकाबले कैथरीन बहुत संयमित लग रही थी। कैथरीन के लिए तो ये आम बात थी कि ब्रैंडन ऑड्री को छोड़ दे।
तो कैथरीन को हैरानी हुई कि ऑड्री इतनी परेशान क्यों थी। क्या हुआ? कैथरीन ने पूछा। ऑड्री थोड़ी देर रुकी और चैन की सांस ली कि कैथरीन को शक नहीं हुआ। कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, उसने कहा। फिर ऑड्री ने पूछा, कैथी, काफी देर हो गई है, तुम बाहर जाने का सोच रही हो? कैथरीन ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, भूख लगी है। ऑड्री हैरान और चिंतित हो गई। तुमने अब तक डिनर नहीं किया? ब्रैंडन आज रात किसी सामाजिक कार्यक्रम में गया था, इसलिए उसने कैथरीन के लिए डिनर नहीं बनाया था। कैथरीन ने सोचा था कि रोनन के साथ डिनर करेगी, लेकिन जब वे रेस्टोरेंट पहुंचे तो खाना उसे पसंद नहीं आया। उसने बस थोड़ा सा ही खाया था। अब जब भूख लगी तो कुछ खाने बाहर निकल आई और अचानक ऑड्री से टकरा गई। ब्रैंडन खामोशी से खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि कैथरीन ने डिनर नहीं किया, उसने भौहें चढ़ा ली। तुमने अब तक खाया क्यों नहीं? ब्रैंडन ने पूछा। कैथरीन ने बस उसे घूरा, बिना कुछ बोले, आंखों में जिद लिए। ब्रैंडन उसकी आंखों से कुछ समझ गया और एक लंबी सांस ली। उसे लगा कि अब शायद उसे कोई शेफ ढूंढना पड़ेगा और कुछ रेसिपी सीखनी होंगी, क्योंकि कैथरीन अब और ज्यादा नखरीली होती जा रही थी। क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना दूं? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक दुर्लभ नरमी और अपनापन झलक रहा था। कैथरीन ने थोड़ी देर सोचा, फिर अनायास सिर हिला दिया। ऑड्री को बड़ा अजीब लगा। ब्रैंडन बाहर तो हमेशा गंभीर और दूर दूर रहता था, लेकिन कैथरीन के सामने कितना सहज और मुलायम था। ये सचमुच दिलचस्प था। ब्रैंडन ने हाथ बढ़ाकर कैथरीन के कंधे पर गिरे कुछ बालों को पीछे किया और धीरे से बोला, थोड़ा आराम करो, 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। ठीक है। कैथरीन ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और अपार्टमेंट में चली गई। ब्रैंडन भी उनके पीछे चला गया। ऑड्री साफ देख सकती थी कि ब्रैंडन उसकी बहन का कितना ख्याल रखता है। अगर कोई साधारण आदमी होता तो उसे शायद शंका होती, लेकिन ब्रैंडन जैसा अद्भुत इंसान था, उस पर और सवाल करने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे ही कैथरीन अपार्टमेंट में दाखिल हुई, वह सोफे पर जा धंसी और आलस से लेट गई। ऑड्री भी थकी हुई थी और उसके पास आकर लेट गई। कैथी, मुझे तुमसे एक बात करनी है, ऑड्री ने कहा। कैथरीन ने आंखें बंद किए ही धीमी आवाज में हामी भरी, इशारा करते हुए कि ऑड्री आगे बोले। बहनों के बीच किसी भी बात पर रोक टोक नहीं थी। कैथी, तुम देख ही रही हो कि मिस्टर डंकन कितने अद्भुत हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कदम बढ़ाना चाहिए? ऐसे आदमी के पीछे शायद बहुत सी औरतें लगी होंगी। ऑड्री को लगा कि शायद ये बात अभी जल्दी है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाए। उसे अपनी बहन की चिंता थी, भले ही उसे लगता था कि ब्रैंडन सचमुच कैथरीन को पसंद करता है, लेकिन उसे डर था कि बहुत सी औरतें ब्रैंडन को चाहती थीं। कैथरीन ने भौं उठाए और ऑड्री को तीखी नजरों से देखा। ऑड्री उसकी पैनी नजर से सहम गई। कैथी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ऑड्री ने उलझन में पूछा। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत कह दिया है। कैथरीन ने शांत स्वर में सीधे कहा, तो तुम इतनी जल्दी सफाई दे रही थी क्योंकि तुम्हें डर था कि मैं तुम्हारे और ब्रैंडन के बारे में गलत सोचूंगी। ऑड्री लाल पड़ गई और सिर झुका लिया। ब्रैंडन कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, वह तो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड था। ऑड्री कभी उसके बारे में गलत सोच भी नहीं सकती थी। उसकी सफाई देने की वजह बस यही थी कि कैथरीन को कुछ गलत फहमी न हो। कैथरीन समझ नहीं पाई कि ऑड्री ऐसा क्यों सोच रही थी। अगर कोई आदमी धोखा देना चाहता है, तो लाख पहरा देने पर भी रोक नहीं सकते। और अगर कोई आदमी वफादार है, तो चाहे कितनी भी औरतें सामने क्यों न आएं, वो नहीं डगमगाएगा। ब्रैंडन के बारे में ये सच था कि बहुत सी औरतें उसे चाहती थीं। आखिर कासिया में उससे बेहतर इंसान मिलना मुश्किल था, लेकिन कैथरीन को इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई उसे ब्रैंडन से छीन लेगा। अगर ब्रैंडन कभी धोखा देगा, तो कैथरीन उससे सख्ती से निपटेगी। उसे विश्वास था कि वह जो चाहे हासिल कर सकती है, चाहे कीमत कुछ भी हो। ऑड्री को उस पल कैथरीन का चेहरा थोड़ा डरावना लगा। वो कुछ कहकर माहौल हल्का करना चाहती थी कि तभी कैथरीन का फोन बजा।
उसने फोन देखा और खड़ी हो गई। मैं खाने जा रही हूँ, कैथरीन बोली। ऑड्री ने झट से सिर हिलाया, ठीक है। जब कैथरीन ने दरवाज़ा खोला तो देखा किचन का दरवाज़ा खुला था। ब्रैंडन आराम से दरवाजे की चौखट से टिका खड़ा था। पीछे से आती रोशनी में उसकी लंबी, छरहरी काया और निखर आई थी। उसने हाथ हिलाकर कैथरीन को पास आने का इशारा किया। मानो किसी जादू के असर में कैथरीन बिना सोचे समझे उसकी ओर बढ़ गई। जैसे जैसे वह करीब आई, उसकी जानी पहचानी खुशबू और गहरी होती गई और कैथरीन उस महक में डूब सी गई। ब्रैंडन ने सहजता से उसका हाथ थामा और उसे डाइनिंग रूम तक ले आया। टेबल पर रखा पास्ता प्रिमावेरा महक और स्वाद से भरपूर था। ये कैथरीन के मसालेदार खाने की आदत से बिल्कुल अलग था, लेकिन उसमें मसाले न होते हुए भी कैथरीन को वो अप्रिय नहीं लगा। बल्कि वो बेसब्री से खाने लगी। उसे पता था कि ब्रैंडन एक माहिर शिकारी है। वह धीरे धीरे जाल बिछाता है, शिकार को लुभाता है और उसे खुद ब खुद अपने फंदे में फंसा लेता है। ब्रैंडन ने उसे फोक दिया और खाने को कहा। कैथरीन ने बिना हिचकिचाए पहला कौर लिया। जैसा उसने सोचा था, वो वाकई बेहद स्वादिष्ट था। उसका शोरबा गाढ़ा और लजीज था, बिल्कुल ठीक से पकाया गया और बेहद मज़ेदार। ब्रैंडन बिल्कुल भी भूखा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेज़ पर सिर्फ एक प्लेट पास्ता प्रिमावेरा रखा था। जब कैथरीन खा रही थी, वह चुपचाप उसके पास बैठा था। बीच बीच में वह अपने फ़ोन पर मैसेज चेक करता, मानो काम कर रहा हो। लेकिन काम में व्यस्त होने के बावजूद उसकी नज़रें लगातार कैथरीन पर ही टिकी थीं, जैसे उसकी निगाहें उससे हट ही नहीं सकती थीं। कैथरीन के ठंडे और हावी अंदाज के उलट, खाने के समय वह बेहद नफासत से पेश आती थी। साफ झलक रहा था कि उसे बचपन से ही सख्त ट्रेनिंग मिली होगी। वह जल्दी खाती थी, लेकिन हर कौर में एक अलग सी शालीनता होती। कैथरीन का खाने का एक तालमेल भरा तरीका था, एक बाइट पास्ता और फिर सूप का घूंट, मानो कोई तेशुदा प्रस्तुति हो। थोड़ी ही देर में कैथरीन ने पूरा पास्ता प्रिमावेरा खत्म कर दिया और बस थोड़ा सा सूप बचा। उसने प्लेट को हल्के से आगे धकेला, जैसे अपनी उपलब्धि दिखा रही हो। ब्रैंडन ने अपने हथियार चलाने के वर्षों से सख्त हो चुके हाथों से धीरे से उसका गाल छुआ। कैथरीन उन खुरदुरे निशानों से अच्छी तरह वाकिफ थी और उनकी जगह देखकर पता चल जाता था कि वो कितनी बार शूटिंग करता है। कभी कैथरीन के हाथों पर भी ऐसे निशान हुआ करते थे, लेकिन रोनन ने उन्हें देख लिया था। उसने कैथरीन को तरह तरह की क्रीम लगाने पर मजबूर किया, जिससे उसके खुरदुरे हाथ अब मुलायम और नाजुक हो गए। रोनन के मुताबिक लड़की के हाथ हमेशा कोमल और चिकने होने चाहिए। कैथरीन को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन रोनन जिद करता तो वह मान जाती। ब्रैंडन की गहरी, भारी आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा, बेब, तुम थोड़ा आराम करो, मैं बर्तन धोकर आता हूँ। पहले तो कैथरीन मना करना चाहती थी। आखिर वह कोई बच्ची नहीं थी जिसे देखभाल की जरूरत पड़े। लेकिन जैसे ही उसने ब्रैंडन की मुलायम आंखों में देखा, उसके सारे शब्द कहीं गुम हो गए। ब्रैंडन की आंखें सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थीं, उनमें एक अजीब सी ताकत थी, जो सामने वाले को झुकने पर मजबूर कर देती। कैथरीन को उसकी हर बात माननी ही पड़ती। अगर रोनन यहाँ होता, तो ज़रूर हैरान होता, क्योंकि कैथरीन कभी इतनी आज्ञाकारी नहीं रही थी। ब्रैंडन ने कैथरीन को उसके पसंदीदा रिक्लाइनर सोफे पर बिठाया और उसे फ़ोन पर गेम खेलने दिया, जबकि वह पास ही बैठकर अपना काम करने लगा। आधा घंटा बीता और कैथरीन का गेम वैसे ही खत्म हुआ जैसे उसने सोचा था। उसकी जीत हुई। उसने फ़ोन रख दिया और आंखों को आराम देने लगी। ब्रैंडन ने भी अपना काम पूरा कर लिया और लैपटॉप बंद कर दिया। जैसे ही वह कैथरीन की ओर मुड़ने वाला था, तभी डोरबेल बजी। कैथरीन ने उसे देखा और ब्रैंडन ने इशारे से कहा, तुम यहीं रहो। वो उठकर दरवाज़ा खोलने गया। सामने ट्रस्टन का भेजा हुआ आदमी सामान लेकर आया था। उसने ब्रैंडन को देखते ही आदर से सिर झुकाया। मिस्टर डंकन, मिस्टर लैम्बर्ट ने ये सामान भेजा है। कहाँ रखना है? उसने पूछा। ब्रैंडन साइड में हुआ और इशारा किया कि वाइन जमीन पर रख दे।
वह आदमी बहुत सावधानी से सामान रख रहा था। काम निपटाकर जैसे ही वह मुड़ा, उसकी नज़र अनजाने में सोफे पर आराम कर रही कैथरीन पर पड़ी। बस एक नज़र में ही वह दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि असल जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की से सामना होगा, मानो कोई परियों की राजकुमारी सामने आ गई हो। लेकिन उसने दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की, तुरंत नज़रें झुका ली और चुपचाप चला गया। कोई आश्चर्य नहीं कि हाल ही में ट्रस्टन अपने दोस्तों से कह रहा था कि ब्रैंडन प्यार में है और अब उनके साथ वक्त नहीं बिता पाता। घर पर इतनी हसीन शख्सियत हो तो कौन सा मर्द बाहर जाना चाहेगा। कैथरीन ने उसकी नज़रें महसूस की, लेकिन चूंकि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, इसलिए उसने परवाह नहीं की। जैसे ही वह आदमी चला गया, ब्रैंडन ने दरवाज़ा बंद किया और कैथरीन के लिए स्ट्रॉबेरी का डिब्बा ले आया। क्योंकि कैथरीन बैठी हुई थी, वह झुककर आधा घुटनों पर बैठ गया और उसके सामने डिब्बा रख दिया। अभी खाना चाहोगी या बाद में? उसने पूछा। स्ट्रॉबेरी चमकदार लाल थी, उन पर उसकी बूंदें चमक रही थीं। उनकी मीठी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। कैथरीन को आमतौर पर फल पसंद नहीं आते थे, लेकिन ब्रैंडन हमेशा ध्यान रखता था कि उन्हें उसके सामने खास अंदाज में पेश करे। आज स्ट्रॉबेरी इतनी ताज़ा और लुभावनी लग रही थी कि कैथरीन ने चखने का मन बना लिया। उसने सिर हिलाया और होठों पर अनजाने में जुबान फेर ली। ब्रैंडन की नज़रें उस पर ही टिकी रहीं। कैथरीन के सामने उसका धैर्य भी टूट गया। उसने तुरंत सिर झुका लिया और धीमी, भारी आवाज़ में बुदबुदाया, मैं स्ट्रॉबेरी धोकर लाता हूँ। कैथरीन हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी। उसने देखा कि ब्रैंडन लगभग भागते हुए रसोई की तरफ चला गया। वो हल्के से मुस्कुराए। उसे क्रेबियर की अपनी साथी ट्रेनिंग पार्टनर थैशा याद आई, जो आत्मविश्वासी और ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी। कैथरीन उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह अपनी खूबसूरती के बल पर हर समय अलग अलग मर्दों से घिरी रहती थी। लेकिन थैशा ने उसे एक बार कहा था कि कैथरीन मर्दों को असली मायनों में समझती ही नहीं। उसने कहा था कि जिस दिन कैथरीन को किसी आदमी में दिलचस्पी होगी, उस दिन वह उसके शरीर के बारे में भी जिज्ञासु होगी। और इस वक्त कैथरीन को सचमुच ब्रैंडन के बारे में और जानने की इच्छा हो रही थी। यह उसके लिए मज़ेदार था। ब्रैंडन ने अब तक जितना धैर्य उसके लिए दिखाया था, क्या उसे भी अब कुछ लौटाना चाहिए? शुक्रिया कहने के तौर पर। ब्रैंडन ने पूरे आधे घंटे स्ट्रॉबेरी धोने में लगाए और फिर बाहर आया। उसकी आहट सुनकर कैथरीन ने आलस से आंखें खोली और एक बेपरवाह नज़र उस पर डाली। उसकी निगाहें किसी हल्की हवा की तरह थीं, जो छूकर निकल जाती है और पकड़ने पर कहीं गुम हो जाती है। कैथरीन ने ब्रैंडन की ओर देखा, होंठ गहरे लाल और हल्की मुस्कान के साथ। उसने शांत स्वर में पूछा, इतनी देर क्यों लगी? सचमुच, स्ट्रॉबेरी धोने में इतना वक्त तो नहीं लगता। ब्रैंडन जानता था कि वह उसे छेड़ रही है, लेकिन उसने कोई नाराज़गी नहीं दिखाई। उसने कटोरे से एक ताज़ा स्ट्रॉबेरी उठाए और कैथरीन के मुंह के पास लाई। कैथरीन ने बिना सिर उठाए मुंह खोल दिया और ब्रैंडन ने उसे प्यार से स्ट्रॉबेरी खिला दी। रस उसके गुलाबी होठों पर फिसल गया और स्वाद बेहद लाजवाब था। ब्रैंडन ने हाथ पीछे खींचा और उंगलियों को हल्के से चाटा। उसके खूबसूरत चेहरे और अंदाज ने उस पल को और भी दिलकश बना दिया। मीठी है, उसने कहा। उसकी गहरी और संयमित आवाज में ऐसा आकर्षण था कि कैथरीन लगभग पागल सी हो गई। उस पल कैथरीन खुद को रोक नहीं पाई और झट से उठकर वहां से भाग गई। क्या ये पहली बार था जब कैथरीन मैदान छोड़ भागी? ब्रैंडन के रसीले होठों पर हल्की सी मुस्कान आई जब उसने कैथरीन को भागते हुए देखा। अब हिसाब बराबर, उसने संतोष से सोचा। पर झपकते ही नेशनल लिटरेरी एंड आर्ट लीग का समय आ गया। लॉयल्टी एकेडमी को कुल 3 स्लॉट मिले थे, जिनमें से क्लास 8 ने 2 पर कब्जा कर लिया। प्रिंसिपल ने खास तौर पर उनकी क्लास टीचर मायरा को हिदायत दी कि वो इन दोनों टीमों पर कड़ी नज़र रखें और पूरी कोशिश करें कि स्कूल का नाम रोशन हो। मायरा को लियाना की टीम को लेकर कोई चिंता नहीं थी। लियाना बाकी सबसे ज़्यादा मेहनत करती थी। स्कूल के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के टीचर्स भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते, कहते कि वो एक होनहार टैलेंट है,
जो रोजाना मेहनत से प्रैक्टिस करती है। इसके विपरीत कैथरीन की टीम को शायद ही कभी रिहर्सल करते देखा जाता, जिससे मायरा अक्सर आहें भरती। उस टीम में 3 लोग थे। रोनन काफी बेपरवाह था और मायरा को उससे बातचीत करने का कोई मौका ही नहीं मिल पाता था। ब्रायन की बात करें तो शुरुआत से ही उसमें भाग लेने का जोश कम था। मजबूरी में मायरा को कैथरीन के पास जाना पड़ा, जो सबसे मुश्किल लगती थी, लेकिन उससे थोड़ी बहुत बातचीत की उम्मीद थी। कैथरीन, नेशनल लिटरेरी एंड आर्ट लीग के लिए उम्मीद है कि तुम सब इसे और गंभीरता से लोगे। मैं यह नहीं कह रही कि जीतना जरूरी है, हालांकि जीतना तो शानदार होगा, पर क्या तुम लोग थोड़ा और फ्री टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हो? मायरा ने सावधानी से कहा। वो खुद नहीं जानती थी कि कैथरीन के सामने हमेशा उसे घबराहट क्यों होती है, जबकि वो उसकी टीचर थी। लेकिन कैथरीन की नैसर्गिक उपस्थिति ही ऐसी थी कि सामने वाला अनायास ही दबाव महसूस करता। मायरा की झिझक भरी बातों से कैथरीन को हंसी आ गई। मिस जॉयस, क्या हमारी परफॉर्मेंस आपके जॉब इवैल्यूएशन पर असर डालती है? कैथरीन ने यह बात यूं ही कह दी, लेकिन बात बिल्कुल सटीक निकली। मायरा ने असहज होकर सिर हिलाया। किसी हद तक, हाँ। फिर उसने आवाज़ धीमी कर ली और बोली, मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। प्रिंसिपल ने इशारा किया है कि अगर तुम लोग अच्छा प्रदर्शन कर गए, तो मुझे न सिर्फ बोनस मिलेगा बल्कि प्रमोशन का भी चांस बन सकता है। मायरा के चेहरे पर चमक देखकर कैथरीन को वह बहुत प्यारी लगी। मायरा एक साफ सुथरी और न्यायप्रिय महिला थी, जो हमेशा कैथरीन के लिए खड़ी रहती थी। कैथरीन ने भान उठाकर उसे एक मायने भरी नज़र दी और फुसफुसाई, मिस जॉयस, निश्चिंत रहिए। आपका प्रमोशन और सैलरी बढ़ना तो अब बहुत करीब है। ये कहकर वह आत्मविश्वास से क्लासरूम की ओर बढ़ गई। मायरा वहीं खड़ी रह गई, थोड़ी हैरान। उसने सोचा, क्या कैथरीन ज्यादा कॉन्फिडेंट तो नहीं है? लेकिन उसे अजीब सा लगा कि कैथरीन की बातें बिल्कुल सच्ची लग रही थीं, जैसे ट्रॉफी तो पहले से ही उनकी जेब में हो। अनोखा एहसास। क्लासरूम लौटने पर रोनन ने उत्साहित होकर कैथरीन को ताज़ा खबर सुनाई। कैथरीन, अभी अभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से मैसेज आया है। कंपटीशन के नियम बदल गए हैं। पास बैठे ब्रायन ने भी ये सुन लिया और तुरंत भौहें चढ़ा दी। पहला राउंड तो कल से शुरू है, ऐसे वक्त में नियम कैसे बदल सकते हैं? ऑर्गेनाइजर्स के दिमाग में क्या चल रहा है? आमतौर पर ऑर्गेनाइजर्स किसी भी बदलाव की जानकारी कम से कम आधा महीना पहले दे देते थे, ताकि तैयारी हो सके। ऐसे अचानक बदलाव बहुत असामान्य थे। रोनन, क्या तुम्हें मैसेज सही मिला है? ब्रायन ने शक से पूछा। रोनन ने घूरकर जवाब दिया, न। क्या तुम्हें लगता है मैं गलत खबर ला सकता हूँ? इसके उलट कैथरीन पूरी तरह शांत रही। रोनन, नए नियम क्या हैं? उसने पूछा। अभी जरूरी ये था कि नियमों को समझा जाए और उसके अनुसार खुद को ढाला जाए। रोनन ने समझाया, कैथरीन, ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि अब अवैल्यूएशन क्राइटेरिया कॉम्प्रहेंसिव होगा। सिर्फ एक चीज नहीं देखी जाएगी, अब वोकल स्किल्स, डांस एबिलिटी और स्टेज क्रिएटिविटी सब गिने जाएंगे। ये सुनकर ब्रायन हैरान रह गया। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। वह भले ही परफॉर्मिंग आर्ट्स या म्यूजिक का छात्र न हो, लेकिन समझ गया कि इसका असर कितना गहरा हो सकता है। बिना वजह ऑर्गेनाइजर्स इतना बड़ा बदलाव आखिरी वक्त में नहीं करते। रोनन, अब भी लगता है कोई गड़बड़ नहीं है? कैथरीन ने पूछा। रोनन ने झुंझला कर कहा, कैथरीन, ये मेरी गलती है। मैंने नहीं सोचा था कि ऑर्गेनाइजर्स में से कोई जानबूझकर इतनी देर से हमें बताएगा। बाकी सबको पहले ही नोटिस मिल चुका था। किसी भी प्रतियोगिता को जीतने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। असल गुनहगार को ढूंढना आसान नहीं होगा। पिछली स्कूल सेलिब्रेशन गाला में कैथरीन की टीम ने जबरदस्त परफॉर्म किया था, जिसे देखकर कई प्रोफेशनल्स ने उन्हें बेहद टैलेंटेड कहा था। शायद कोई नहीं चाहता था कि वे चैंपियनशिप जीतें, लेकिन अब जांच पड़ताल करने में वक्त लग जाएगा और तब तक प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी। रोनन ने कैथरीन की चुप्पी देखकर सुझाव दिया, कैथरीन, क्यों न हम अभी से कोरियोग्राफी प्रैक्टिस शुरू कर दें? पूरा दिन मेहनत करेंगे तो शायद वक्त रहते तैयारी हो जाए।
उनके शरीर फुर्तीले थे। मेहनत करेंगे तो भले ही परफेक्ट न हो, कुछ न कुछ सुधार जरूर होगा। कैथरीन ने उसे तिरछी नजर से देखा, आंखों में नाराजगी की झलक थी। क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? पूरी रात डांस प्रैक्टिस करवाने का मतलब? रोनन का सुझाव वाकई भारी था। कैथरीन की डांट से रोनन को अपनी गलती समझ आई। सिर्फ एक प्रतियोगिता के लिए कैथरीन को इतना थकाना सही नहीं था। कैथरीन की शांत मुद्रा देखकर ब्रायन को लगा कि शायद उसके पास कोई और प्लान है। आखिरकार कैथरीन ने उन्हें कभी निराश नहीं किया था। कैथरीन, अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो हमें बता दो। ऐसे अंधेरे में मत रखो, ब्रायन ने कहा। वह मानता था कि वे चाहे भाग न लें या फिर बिना नतीजे की परवाह किए भाग लें, लेकिन अगर किसी चालबाजी की वजह से उनकी रैंकिंग गिर गई तो निराशा जरूर होगी। लेकिन कैथरीन पूरी तरह स्थिर रही। देखते हैं, कल का प्रदर्शन तय समय पर होगा, उसने कहा और डेस्क पर सिर रखकर आराम करने लगी। ब्रायन पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उसने आगे पूछने की हिम्मत नहीं की। तीनों नए नियमों पर ध्यान दे रहे थे, जबकि एक जोड़ी पैनी निगाहें उन्हें किनारे से देख रही थीं। लियाना को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से नोटिस 1 महीने पहले मिल गया था, और वह ये भी जानती थी कि कैथरीन और उसकी टीम को इस बदलाव की जानकारी नहीं दी गई थी। जब रोनन ने यह बात बताई तो लियाना ने सुन लिया और उसके मन में संतोष की लहर दौड़ गई। उसकी नज़र में ये सब कैथरीन की ही गलती थी, जो हमेशा सबका ध्यान खींचना चाहती थी और दूसरों को नाराज कर देती थी। वरना कोई उसके खिलाफ साजिश क्यों रचता? वह बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि प्रतियोगिता शुरू होते ही कैथरीन कितनी बुरी तरह हारती है। नेशनल लिटरेरी एंड आर्ट लीग के दिन लॉयल्टी अकेडमी ने अपने तीनों चुने हुए टीमों का समर्थन करने के लिए सभी छात्रों को जल्दी छुट्टी दे दी, ताकि वे जाकर अपने साथियों का उत्साह बढ़ा सकें। क्योंकि यह नेशनल लेवल की प्रतियोगिता थी, इसमें हिस्सा लेने वाली सभी टीमें देश भर के प्रतिष्ठित स्कूलों से चुने गए टैलेंटेड छात्र थे। यही वजह थी कि भले ही यह सिर्फ शुरुआती राउंड था, लेकिन पूरे देश की नज़र इस पर टिकी हुई थी। इंटरनेट की पहुंच रखने वाला हर कोई इस शानदार प्रतियोगिता को लाइव देख सकता था। कुछ टीमों के तो ऑनलाइन पहले से ही बहुत बड़े फैनबेस थे। जैसे बेलमोंट हाई स्कूल की प्रतिनिधि टीम को ही देख लीजिए। देश का सबसे प्रतिष्ठित आर्ट अकादमी होने के नाते वहां से ग्रेजुएट होने वाले छात्र सीधे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में प्रवेश कर जाते थे। कई छात्रों का तो नामांकन होते ही मीडिया में जिक्र होने लगता था। इस बार बेलमोंट हाई स्कूल की टीम सिर्फ एक ही लक्ष्य लेकर आई थी, हर हाल में जीत। इस बीच उनकी टीम की ओर से रोनन ड्रॉ करने मंच पर गया, ताकि पता चल सके उनकी परफॉर्मेंस किस क्रम में होगी। पिछली बार जो हुआ था, उसके बाद वह अब ज्यादा सतर्क था। उसे लगता था कि जो भी उनके खिलाफ चाल चलेगा, वह उसे बख्शेगा नहीं। कैथरीन, मैं अभी ड्रॉ करके आता हूँ, उसने कहा। कैथरीन ने बस सिर हिलाया। जहाँ चारों ओर हर कोई तनाव और उत्साह में डूबा था, मानो किसी जंग के लिए तैयार हो, कैथरीन एकदम बेपरवाह लगी, जैसे ये प्रतियोगिता उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। यहाँ तक कि दर्शक भी उससे ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे। ड्रॉ जल्दी ही हो गया। रोनन खुशी खुशी लौट आया और कैथरीन को टिकट दिखाया। कैथरीन, हम 8वें नंबर पर हैं। मतलब बीच में, ये तो परफेक्ट है। रोनन को लगा ये सबसे अच्छा स्थान है, न आगे बहुत जल्दी, न अंत में। लेकिन परिणाम सुनकर कैथरीन थोड़ी नाखुश हो गई। उसका मन था कि वे पहले ही नंबर पर आते, ताकि परफॉर्मेंस के बाद वह जाकर सो सके। अगर अपनी क्लास की प्रतिष्ठा की बात न होती, तो वह शायद इसमें भाग लेने की जहमत भी न उठाती। लियाना की टीम ने रोनन से पहले ड्रॉ किया था और उन्हें दूसरा नंबर मिला। कैथरीन ने समय देखा, अभी काफी वक्त बाकी था। उसने रोनन की ओर देखा और कहा, मैं थोड़ी देर सोती हूँ, जब हमारी बारी आए तो जगा देना। क्लास 8 के छात्र जो कैथरीन और उसकी टीम के साथ थे, ये सुनकर दंग रह गए। ये नेशनल लिटरेरी एंड आर्ट लीग था। कैथरीन के नर्वस न होने की बात तो ठीक थी, लेकिन क्या उसे यह वक्त प्रैक्टिस करने में नहीं लगाना चाहिए? वह यहाँ भी सोना चाहती थी।
ये साफ था कि कैथरीन इस प्रतियोगिता को गंभीरता से ले ही नहीं रही थी। लेकिन रोनन को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि उसने अपनी जगह बदलकर कैथरीन के चेहरे पर पड़ रही रोशनी रोक दी। ये देखकर सभी ने सोचा, ये तो बिल्कुल सुधरने वाला नहीं है। क्लास 8 के छात्र अब उम्मीद से ब्रायन की ओर देखने लगे। ब्रायन, तुम कुछ कहोगे इस बारे में? ब्रायन ने उस सहपाठी को घूरा और आंखें घुमा दी। तुम्हें अगर हिम्मत है तो खुद जाकर कहो। सब जानते थे कि कैथरीन को सोते वक्त परेशान नहीं किया जा सकता। ब्रायन भी यह रिस्क नहीं लेना चाहता था। सबसे बुरा क्या होगा, टीम आखिरी नंबर पर आ जाएगी। लेकिन कैथरीन को नाराज करना उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। रोनन कुछ नहीं करना चाहता था और ब्रायन में हिम्मत नहीं थी। अंत में सब लाचार होकर देख रहे थे कि कैथरीन पूरे हॉल में सबकी नज़रों के सामने आराम से सो रही थी। शायद वह अकेली प्रतियोगी थी जो ऐसा कर रही थी। उधर डंकन कॉर्पोरेशन में, जहां ब्रैंडन को अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग में होना चाहिए था, वह ट्रस्टन के साथ बड़े स्क्रीन पर यह प्रतियोगिता देख रहा था। होस्ट की लगातार बातें सुनकर ट्रस्टन बड़बड़ाया, मिस्टर डंकन, ये होस्ट इतना क्यों बोल रही है? जल्दी से प्रतियोगिता शुरू करवाए। क्या कैथी आज परफॉर्म नहीं करने वाली? मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। सुबह सुबह यसीनिया ने ग्रुप चैट में कई मैसेज भेजे थे। सभी से कहा था कि कैथरीन आज नेशनल प्रतियोगिता में भाग ले रही है और सबको सपोर्ट करना चाहिए। ट्रस्टन को लगा था कि ब्रैंडन कैथरीन के प्रति अपने स्नेह के चलते वहां मौजूद होगा, लेकिन हैरानी ये थी कि वह अपने ऑफिस में ही था। अगर ट्रस्टन उसे खींचकर मॉनिटर के सामने न लाता तो शायद वह लाइव ब्रॉडकास्ट भी न देखता। जब ब्रैंडन ने कोई जवाब नहीं दिया तो ट्रस्टन ने और चिढ़कर कहा, मिस्टर डंकन, मुझे लगता है कि अगर मैं न आता तो आप ये लाइव देखते भी नहीं। साइड में खड़े पैक्सटन को भी लगा कि ट्रस्टन बेकार की बकवास कर रहा है। असल में ब्रैंडन ने सुबह ही एक बेहद अहम मीटिंग कैंसिल कर दी थी और तब से बस प्रतियोगिता शुरू होने का इंतजार कर रहा था। ट्रस्टन कुछ और कहने ही वाला था कि ब्रैंडन ने उसे एक नज़र देखा। ये देखते ही ट्रस्टन का चेहरा पीला पड़ गया और वह चुप हो गया। ब्रैंडन को नाराज करना सबसे बड़ी गलती थी। इसी दौरान कैमरा होस्ट से बदलकर दर्शकों और वेटिंग एरिया पर गया। बस एक पल के लिए ब्रैंडन ने उस जानी पहचानी खूबसूरत छवि को देख लिया। बाकी प्रतियोगियों के बीच वह सबसे अलग लग रही थी। ब्रैंडन ने फ़ोन उठाने की सोची, लेकिन फिर खुद को रोका। कैथरीन आराम कर रही थी और वह उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। आज सुबह जब कैथरीन निकली थी तो ब्रैंडन ने खुद उसे गाड़ी से छोड़ा था। उसने पूछा भी था कि क्या वह उसके साथ अंदर जाना चाहेगी, लेकिन कैथरीन ने बिना झिझके मना कर दिया। कैथरीन ही थी जो उसे इतनी आसानी से मना कर सकती थी। ब्रैंडन ने वही किया जो उसने कहा। वह तभी जाएगा जब कैथरीन खुद कहेगी। मंच पर वापस होस्ट ने उद्घाटन भाषण के बाद जजों का परिचय कराया। एक वरिष्ठ और सम्मानित कला विशेषज्ञ, एक मशहूर एंटरटेनमेंट मैनेजर और आखिर में एक रहस्यमय जज। होस्ट ने उत्साहित होकर कहा, आइए स्वागत करें लाखों लड़कियों के सपनों के राजकुमार ग्रेसन क्लिफर्ड का। प्रमोशन के समय बस इतना कहा गया था कि एक रहस्यमयी गेस्ट आएगा। सबने अंदाजा लगाया था कि वह ग्रेसन होगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वह जज और मेंटर दोनों के रूप में आएगा। इसका मतलब था कि ग्रेसन, जो कभी किसी शो में नजर नहीं आता, अब शुरुआती राउंड से लेकर फाइनल तक मौजूद रहेगा। ये सुनकर पूरा हॉल गूंज उठा। कैथरीन गहरी नींद में थी कि अचानक शोर से उसकी आंखें खुलीं। भूकंप आया है क्या? उसने उनींदी आवाज में कहा। पास ही मोबाइल पर देख रहे रोनन ने जवाब दिया, नहीं, भूकंप नहीं। उन्होंने अभी अभी बताया है कि ग्रेसन जज है। तुम सोती रहो, जब हमारी बारी होगी तो जगा दूंगा। कैथरीन ने धीमी सी आवाज में कहा और फिर सिर घुमाकर सो गई। आसपास के लोग, जो अभी तक बेहद उत्साहित थे, रोनन और कैथरीन की बातचीत सुनकर ठिठक गए। ये कैसी टीम थी? जैसे कोई मालकिन हो और नौकर उसका ध्यान रख रहा हो।
इतनी बड़ी खबर पर भी इनमें कोई उत्साह नहीं। उन्हें लगा कि अगर आसमान भी टूट पड़े तब भी कैथरीन की नींद नहीं टूटेगी। प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। चूंकि यह प्रारंभिक राउंड था, इसलिए प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल थी। प्रत्येक टीम को 5 से 10 मिनट का समय दिया गया था। 10 मिनट पूरे होते ही संगीत अपने आप बंद हो जाता, जो समय समाप्त होने का संकेत था। छठी टीम का प्रदर्शन पूरा हो जाने के बाद भी रोनन ने कैथरीन को जगाने का इरादा नहीं किया। ये देखकर ब्रायन थोड़ा परेशान हो गया। उसने रोनन को, जो अपने फोन पर गेम खेल रहा था, हल्का सा धक्का दिया और धीमी आवाज में कहा, खेलना बंद करो, अब लगभग हमारी बारी है, हमें बैकस्टेज जाकर तैयारी करनी होगी। 9वीं और 10वीं टीम बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। लेकिन 8वीं टीम होने के बावजूद वे अब भी बिना किसी जल्दबाजी के बैठे थे। यहाँ तक कि उनकी लीड सिंगर अभी भी सो रही थी। रोनन ने ब्रायन की ओर तिरस्कार भरी नजर डाली और कहा, इतनी जल्दी किस बात की? मानो तुम मौत के मुंह में भाग रहे हो। ये सुनकर ब्रायन का गुस्सा भड़क गया। उसका मन हुआ कि रोनन पर टूट पड़े और उससे लड़ ले। लेकिन चूंकि लगभग उनकी बारी आने वाली थी, उसने खुद को रोक लिया। उसने सहने का फैसला किया। ब्रायन ने अपने गुस्से को दबाया और रोनन ने भी अब ज्यादा न बढ़ाते हुए कैथरीन के कंधे पर हल्की सी थपकी दी और कहा, कैथरीन, अब लगभग हमारी बारी है। इसके बाद एक मधुर और मनमोहक आवाज सुनाई दी। ठीक है। भले ही आवाज धीमी थी, लेकिन उसकी खुरदरी ध्वनि में एक अजीब सी खिंचाव था, जो बेहद सुखद लग रही थी। इसके बाद कैथरीन ने अपने चेहरे पर रखी टोपी हटाई और उसकी खूबसूरत शक्ल सामने आ गई। लियाना की टीम पहले ही प्रदर्शन कर चुकी थी। कला जगत में लंबे समय तक सक्रिय रहने के कारण लियाना बहुत से लोगों को जानती थी। वो कई प्रतिभागी टीमों से परिचित थी। इस समय वह एक दूसरी लड़की का हाथ थामे खड़ी थी। वो लड़की बेलमोंट हाई स्कूल की प्रतिनिधि टीम की लीडर और स्कूल की सबसे चर्चित सुंदरी थी। कहा जाता था कि वह एक सर्वगुण संपन्न कलाकार है। उसका नाम था एमा हेज़ल। कलाकार परिवार से ताल्लुक रखने वाली एमा ने बचपन से ही सेलो बजाना सीखा था। वह संगीत जगत में अपनी असाधारण प्रतिभा के लिए जानी जाती थी और कासिया की सबसे बड़ी उम्मीद कही जाती थी। लेकिन कला अकादमी में प्रवेश परीक्षा के समय विदेश में सुनिश्चित स्थान होने के बावजूद इस जीनियस ने अपना करियर छोड़कर बेलमोंट हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। हालांकि यह स्कूल भी एक आर्ट अकादमी था, लेकिन यहाँ से निकलने वाले छात्र ज्यादातर मनोरंजन उद्योग में ही जाते थे। एमा के इस फैसले पर लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा कि उसने अपनी अद्भुत प्रतिभा व्यर्थ कर दी। लेकिन कहावत है, असली हीरा कभी अपनी चमक नहीं खोता। एमा ने ये साबित कर दिया। बेलमोंट हाई स्कूल में दाखिला लेने के बाद भी उसने हर क्षेत्र में खुद को बेहतरीन साबित किया। मनोरंजन जगत की कई एजेंसियां उसकी ओर आकर्षित थीं। सुंदरता और प्रतिभा के साथ साथ उसके परिवार का प्रभावशाली नाम भी उसे और खास बना देता था। लोग मानते थे कि एमा जल्द ही सबसे लोकप्रिय और कम उम्र की स्टार बन सकती है। एमा अभी तक आधिकारिक तौर पर मनोरंजन जगत में शामिल भी नहीं हुई थी, लेकिन उसका नाम पहले से ही जाना पहचाना था। सही प्रचार और रणनीति के साथ वह बड़ी आसानी से लाखों प्रशंसकों को आकर्षित कर सकती थी। इसी वजह से जैसे ही एमा मंच पर आई, सभी की नज़रें उसी पर टिक गईं। कुछ तो ये तक मान बैठे कि उसकी टीम ही विजेता बनेगी। लियाना ने एमा का हाथ थामा और सीढ़ियां चढ़ने लगी। दोनों के साथ चलते ही रास्ता तंग हो गया। कैथरीन ने सिर झुकाए हुए दीवार से सटकर नीचे उतरने की कोशिश की। उसके कंधे ने हल्के से दूसरे के कंधे को छुआ। ये बहुत हल्की सी टक्कर थी, जिसे कोई भी नज़रअंदाज कर देता। कैथरीन भी चुप रही, लेकिन जैसे ही उसने एक और कदम बढ़ाया, आवाज आई, किसी से टकराने के बाद माफी नहीं मांगोगी? क्या तुम अंधी हो? आवाज न केवल ऊंची थी, बल्कि उसमें उपहास और तिरस्कार भी झलक रहा था। सबकी नजरें उस ओर गईं। जब लोगों ने देखा कि बोलने वाली एमा थी, तो और लोग इकट्ठा होकर देखने लगे। कैथरीन रुक गई और मुड़ी। उसके बोलने से पहले ही रोनन आगे बढ़ा और बोला,
क्या तुम्हें तहजीब नहीं है? बिना सोचे समझे बकवास करने लगी। पूरे हॉल में तमाशा कर दिया। क्या अब इसका जिम्मा लोगे? कैथरीन ने सिर उठाकर एमा की ओर देखा। उसी पल एमा ने भी कैथरीन को देखा। सिर्फ एक नज़र में एमा पहचान गई कि यह वही कैथरीन है जिसके बारे में पहले सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई थी। एमा ने बाहें सीने पर बांध ली, ठुड्डी झुकाकर घमंडी अंदाज में कहा, अरे तो ये लॉयल्टी एकेडमी की स्टार है। अब समझ में आया इतनी घमंडी क्यों है। फिर उसने लियाना की ओर देखकर कहा, लियाना, मैंने सुना कि पिछली बार तुम इससे हार गई थीं। अफसोस है। सोचती हूँ इसने कौन से खेल खेले होंगे जीतने के लिए। वाकई काबिल है। एमा जानती थी कि यह टक्कर लियाना ने जानबूझकर करवाई थी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे भी कैथरीन से नफरत थी। एमा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, सुना है कि तुम्हारी ग्रेसन के साथ अफवाहें चल रही हैं। सच है? अगर हाँ तो हमें भी तो सिखाओ ये सब कैसे किया जाता है। ये सुनकर आसपास के लोग कैथरीन को घूरने लगे, मानो वे सब पक्के यकीन से जानते हों कि उसके और ग्रेसन के बीच कुछ है। रोनन और ब्रायन ये सब देख आग बबूला हो गए। रोनन तो एमा पर टूट पड़ना चाहता था, लेकिन कैथरीन ने उसे रोक लिया। मगर ब्रायन को वह नहीं रोक सकी। ब्रायन आगे बढ़ा और ठंडी निगाहों से एमा को घूरते हुए बोला, एक लड़की होकर किसी दूसरी लड़की की साख पर झूठा इल्जाम लगाना। एमा, सोचो अगर तुम्हारे घर के बड़े ये सुनेंगे तो कितना शर्मिंदा होंगे। एमा को उम्मीद नहीं थी कि ब्रायन कैथरीन का पक्ष लेगा। उसकी आकर्षक शक्ल देखकर आसपास की लड़कियां दीवानी हो गईं। एमा गुस्से में चिल्लाई, तुम। लेकिन ब्रायन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, काश तुम्हें एक आईना दे पाता ताकि तुम अपना असली चेहरा देख पाती। तब समझती कि अभी तुम कितनी बदसूरत लग रही हो। रोनन भी बोला, बिल्कुल सही कहा। सच में कहावत सही है, बदसूरत लोग ही सबसे ज्यादा तमाशा करते हैं। एमा का गुस्सा उबल पड़ा। उसने मुट्ठियां भींच ली और कैथरीन को घूरते हुए बोली, तुम वाकई कमाल हो कैथरीन। लड़कों को बेवकूफ़ बनाकर अपने लिए खड़ा करवा लेती हो। क्या तुम बस एक मस्खरा हो जो लड़कों के पीछे छिपकर अपनी इज्जत बचाती है? कैथरीन ने अचानक सिर उठाया। उसकी ठंडी निगाहों में अब एक शैतानी चमक थी। होठों पर हल्की सी मुस्कान खेली और उसने धीमे से ठहाका लगाया। कैथरीन का अंदाज बेहद मोहक था, लेकिन उसके भीतर एक डरावनी सी झलक भी थी। तो क्या तुम मुझसे जलती हो या ईर्ष्या करती हो? कैथरीन ने पूछा। ब्रायन निस्संदेह एक बेहतरीन इंसान था। रोनन भी, जिसने नेशनल ओलंपियाड में पहला स्थान पाया था और लॉयल्टी एकेडमी में विशेष प्रवेश हासिल किया था, किसी से कम नहीं था। दोनों लड़के रूप और व्यक्तित्व में अलग थे, लेकिन अपनी जगह पर बेहद असाधारण। किसी भी लड़की के लिए ऐसे लड़कों का उसके लिए खड़ा होना ईर्ष्या की वजह बन सकता था। ये सुनकर एमा बुरी तरह भड़क उठी, मानो उसकी पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। उसकी बादाम जैसी आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं और वह कैथरीन को घूरते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे जैसे हैं? मैं एमा हेजल हूँ। क्या मुझे तुमसे जलने की कोई वजह है? कैथरीन ने ठंडी हंसी छोड़ी। फिर उसने भौहें उठाकर कहा, तो अब मान रही हो कि बेवकूफ़ बन रही थी? कैथरीन का ये घमंडी अंदाज देखकर एमा का खून खौल गया। ये कार्यक्रम लाइव प्रसारित हो रहा था। अगर जनता ने ये सब देख लिया तो उसकी छवि खराब हो सकती थी। तभी एमा की एक दोस्त उसे समझाने आई, एमा, छोड़ो भी, उससे झगड़ने का क्या फ़ायदा? कौन जाने ये टीम सेमीफाइनल तक भी पहुंचेगी या नहीं। एमा को अब एहसास हुआ कि कैथरीन ने उसे उकसा दिया था। खुद को संभालते हुए उसने कैथरीन की ओर ठंडी हंसी फेंकी और बोली, फाइनल्स में मिलते हैं, बशर्ते कि तुम वहां तक पहुंच सको। एमा और उसके साथी के जाते ही रोनन गुस्से से फट पड़ा। कैथरीन, तुमने मुझे क्यों रोका? मेरा मन कर रहा था उसकी जुबान नोच लूं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई उससे इतनी घमंड से बात कर सकता है। क्या वे उसे आसान शिकार समझ रहे थे? रोनन के गुस्से के विपरीत कैथरीन शांत थी। उसने हाथ जेब में डाले और बेपरवाही से कहा,
क्या तुम्हें स्पीकर से घोषणा सुनाई नहीं दी? हमारी बारी आ गई है। रोनन तुरंत संभला। सचमुच, उद्घोषक उनकी टीम को बैकस्टेज बुला रहा था। वे सभी जल्दी से पीछे की ओर चले गए। दूसरी ओर लियाना इंतजार क्षेत्र में बैठी थी। उसका मूड अच्छा था। उसने एमा को कैथरीन को अपमानित करते हुए देखा था और अब उसे बेसब्री से इंतजार था कि कैथरीन मंच पर शर्मिंदा हो। कैथरीन को प्रतियोगिता से ठीक पहले ही पता चला था कि प्रोडक्शन टीम ने फॉर्मेट बदल दिया है। लियाना को यकीन था कि कैथरीन की टीम के पास बदलाव करने का समय ही नहीं होगा। वह सोच रही थी, देखते हैं, ये लोग तो प्रारंभिक राउंड भी पार नहीं कर पाएंगे। संगीत बजा और 8वीं टीम का प्रदर्शन शुरू हुआ। जैसा लियाना ने सोचा था, कैथरीन की टीम ने कोई बदलाव नहीं किया था और अपने मूल प्रदर्शन पर ही डटी रही। मंच पर कोई विशेष एक्टिंग या डांस नहीं था, सिर्फ शुद्ध गायन। तीनों ने एक जैसे परिधान पहने थे। दोनों लड़के आकर्षक थे, लेकिन कैथरीन सबसे अलग नजर आ रही थी। जैसे ही वह मंच पर आई, सभी की नजरें उसी पर टिक गईं। कैथरीन में मंच को संभालने की एक प्राकृतिक प्रतिभा थी। किसी भी अवसर पर, अगर वह चाहे, तो सबसे चमकदार सितारा वही बन जाती। उनके आते ही पूरा ऑडिटोरियम और ऑनलाइन दर्शक गूंज उठे। आखिरकार, सबको सुंदर चेहरों वाली टीम पसंद आती है। इधर डंकन कॉर्पोरेशन में ट्रस्टन ने कॉन्ट्रैक्ट्स को माइक बनाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। चलो कैथरीन, तुम कर सकती हो, तुम बेस्ट हो। पैक्सटन ने उसे ठंडी नज़र से देखा। उसे ये सब बेहद बचकाना लगा, लेकिन ट्रस्टन को कोई परवाह नहीं थी। वह ब्रैंडन को तो परेशान करने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए पैक्सटन पर ध्यान टिकाया। उसने पैक्सटन का हाथ पकड़कर गंभीरता से कहा, ये तुम्हारे बॉस की भावी पत्नी है, और तुम ये अभी नहीं कर रहे। अगर उन्होंने देख लिया तो नौकरी गई समझो। ये सुनकर पैक्सटन ने ब्रैंडन की ओर देखा। उसने पाया कि ब्रैंडन, जो आमतौर पर मनोरंजन में रुचि नहीं रखते, अब स्क्रीन पर गहरी नज़रें जमाए हुए थे। मानो ये किसी अरबों खरबों के सौदे से भी ज्यादा अहम हो। ट्रस्टन ने धीरे से कहा, पैक्सटन, आगे आसान जिंदगी चाहिए तो अभी से साथ दो। चलो, साथ में चीयर करें कैथरीन, यू आर द बेस्ट। पैक्सटन ने झिझकते हुए ठंडी आवाज में कहा, तुम कर सकती हो। ट्रस्टन को ये बेहद मज़ेदार लगा। वह हंसी रोक ना पाया और बोला, हाँ, बिल्कुल, थोड़ा जोश से कहो, मेरे बाद दोहराओ कैथरीन, यू कैन डू इट। आखिरकार पैक्सटन ने मान लिया। दोनों की आवाज़ें दफ्तर में गूंजने लगीं। हमेशा गंभीर माहौल वाला ऑफिस अब उत्साह से भर गया। इधर कैथरीन का प्रदर्शन भी लाजवाब रहा। लॉयल्टी एकेडमी के समारोह में उनकी टीम पहले ही लोगों को चौंका चुकी थी, लेकिन इस बार उनका प्रदर्शन और भी शानदार था। समय के साथ तीनों का तालमेल मजबूत हो गया था। कठिन हिस्सों में भी वे एक दूसरे को पूरी तरह सपोर्ट करते थे। ये प्रस्तुति किसी भव्य आयोजन से कम नहीं थी। कैथरीन की आवाज़ ने सबको जैसे सपनों की दुनिया में पहुंचा दिया। जजों की मेज पर बैठे ग्रेसन उस चमकते सितारे को देख रहे थे। उनके भीतर का उत्साह शब्दों से परे था। उन्हें तो बस यही लग रहा था कि काश कोई पर्दा गिर जाए और कैथरीन को केवल वही देख पाते, दुनिया का कोई और नहीं। गीत खत्म होते ही पल भर को सन्नाटा छा गया। फिर जोरदार तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा। नीचे बैठी एमा, जो पहले कैथरीन को तुच्छ समझ रही थी, अब हैरान थी। ये तो लाइव में भी इतना अच्छा गा सकती है, इसका मतलब है कि इसमें सचमुच की प्रतिभा है। होस्ट मंच पर आए और जजों से राय पूछने से पहले गीत का संक्षिप्त परिचय दिया। किसी टीम को अधिकतम 10 अंक मिल सकते थे। पहले जज, जो संगीत जगत के प्रसिद्ध निर्माता थे, ने 8 अंक दिए। होस्ट ने पूछा, मिस्टर स्ट्यूअर्ट, आपने इन्हें इतना ऊंचा स्कोर क्यों दिया? ग्रेगरी स्ट्यूअर्ट ने कहा, मैंने पूरी टीम का मूल्यांकन करके ये अंक दिए। गाने में तो ये बेहतरीन है, लेकिन मंच परफॉर्मेंस साधारण थी। उन्होंने डांस भी नहीं किया, इसलिए 8 अंक दिए। ये बात काफी तार्किक थी और सबने इसे स्वीकार किया। दूसरी जज, जो खुद एक मशहूर कलाकार थीं, उन्होंने 9 अंक दिए।
उन्हें लगा कि कैथरीन की गायकी इतनी प्रभावशाली थी कि मंचीय कमजोरियों की भरपाई कर गई। आखिरकार ग्रेसन की बारी आई। होस्ट ने उत्साह से उनकी ओर देखा। वह जानती थी कि ग्रेसन ही शो की सबसे बड़ी खासियत है। होस्ट ने मुस्कुराकर पूछा, मिस्टर क्लिफर्ड, मैंने देखा कि आप पूरे प्रदर्शन के दौरान उनकी ओर ठीक से नहीं देख रहे थे। क्या इसका मतलब है कि आप इस टीम से संतुष्ट नहीं हैं? ये सवाल बेहद नुकीला था, मानो ग्रेसन को घेरने के लिए ही पूछा गया हो। सभी ने सांसें रोक ली, इंतजार करते हुए कि ग्रेसन क्या जवाब देंगे। मंच पर मौजूद दर्शक और लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग अपनी नज़रें ग्रेसन पर टिकाए हुए थे। वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वह इस ग्रुप पर क्या टिप्पणी करेगा। कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि ग्रेसन कैथरीन की टीम की कड़ी आलोचना करेगा। आखिर उसने उनकी परफॉर्मेंस देखी ही नहीं थी, तो जाहिर है कि वह असंतुष्ट होगा। या शायद स्कैंडल की वजह से ग्रेसन कैथरीन से ज़्यादा बातचीत से बचना चाहता था। कारण चाहे जो भी हो, ये खबर ट्रेंडिंग टॉपिक बन ही जाती। सबकी निगाहें उसी पर थीं। ग्रेसन ने माइक्रोफोन उठाया। होस्ट के सीधे सवाल का जवाब देने के बजाय उसने पहले अपना स्कोरबोर्ड सबके सामने घुमा दिया। उस साइज के सफ़ेद बोर्ड पर लिखा था 10 अंक। ये देखकर पूरा हॉल चीख उठा। अब तक 8 ग्रुप परफॉर्म कर चुके थे, लेकिन ये पहली बार था जब ग्रेसन ने किसी को पूरे अंक दिए थे। सबकी हैरानी के बीच ग्रेसन धीरे धीरे बोला, उसकी गहरी और मोहक आवाज़ पूरे माहौल में गूंज उठी। मैंने उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखी क्योंकि मैं देखना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं देखने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। ये सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। ग्रेसन ने कहा कि वो उनकी परफॉर्मेंस देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या था? इसके बाद ग्रेसन ने समझाया। उसके लंबे उंगलियों ने काले माइक्रोफोन को कसकर पकड़ रखा था। उसकी गहरी नज़रें कैथरीन पर टिकी थीं, जैसे उनमें लालच और जुनून भरा हो। मैं एक सिंगर हूँ। भले ही शो ने कहा है कि हमें पूरे ग्रुप को देखकर स्कोर करना है, लेकिन एक गायक के तौर पर मेरी पहली प्राथमिकता हमेशा वोकल्स होगी। कैथरीन की सिंगिंग स्किल्स बेमिसाल हैं। दर्शकों की प्रतिक्रिया ही यह साबित करती है कि मेरा दिया गया स्कोर वाकई उनका हक है। मेरे हिसाब से इस ग्रुप की गजब की गायकी ने उनकी परफॉर्मेंस की कमी पूरी कर दी, इसलिए मैंने उन्हें पूरे अंक दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे की परफॉर्मेंस में वे और भी बेहतर ब्रेक थ्रू दिखाएंगे। इतना कहकर ग्रेसन ने माइक्रोफोन रख दिया। उसने होस्ट के सवाल का एकदम मानक जवाब दिया। होस्ट थोड़ी चौंकी। उसे लगा था कि बड़ा खुलासा मिलेगा या कुछ ऐसा जो तुरंत ट्रेंडिंग में चला जाए। पर ग्रेसन ने बहुत सादगी से जवाब दे दिया। लेकिन होस्ट मानने वाली कहाँ थी? उसने फिर सवाल दागा, धन्यवाद आपके कमेंट्स के लिए मिस्टर क्लिफर्ड, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि आप उनकी परफॉर्मेंस देखने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाए। मुझे लगता है सभी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। क्या आप हमें वजह बताएंगे? ये सुनते ही स्क्रीन पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। वाह, ये होस्ट कमाल है। सीधा सवाल पूछती है, मज़ा आ गया। मैं भी जानना चाहता हूँ, उसने क्यों कहा कि वह नहीं देख सकता? क्या वाकई इन दोनों के बीच कुछ है? क्या पियरलेस ग्रेसन इस बार सच बताएगा? प्रोडक्शन टीम ने होस्ट को बताया कि यह सवाल बहुत ध्यान खींच रहा है और उसे ग्रेसन पर और दबाव डालना चाहिए। शो को स्पॉन्सर्स की ज़रूरत थी और जितना पब्लिक का ध्यान मिलेगा उतने ही स्पॉन्सर्स खुश होंगे। ग्रेसन शुरू में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता था। उसे पता था कि उसकी बातें शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होंगी। वह चिंतित था कि कैथरीन टीवी पर आने की शौकीन नहीं है और यह सब उसके लिए परेशानी बन सकता है। लेकिन लगातार दबाव डालने पर ग्रेसन को जवाब देना पड़ा। उसने कहा, आपने गलत कहा। इस ग्रुप के सामने आप मुझे मिस्टर क्लिफर्ड नहीं कह सकते। होस्ट ने हैरानी से पूछा, और ऐसा क्यों? ग्रेसन का गला हल्का सा हिला और ध्यान से देखने पर लगता कि हमेशा ठंडा और दूर दराज रहने वाला पियरलेस ग्रेसन अचानक नर्वस हो गया था, जैसे कोई नया लड़का हो। सब जानते हैं कि शुगा मेरी कंपोजर रही है, लेकिन असल में वो उससे कहीं ज़्यादा है।
आज मैं जहाँ हूँ वह सब शुगर की ट्रेनिंग की वजह से है। सही मायने में कैथरीन मेरी मेंटर हैं। एक स्टूडेंट होकर मैं उनके सामने खुद को जज कहने का हकदार नहीं हूँ। जब मैंने कैथरीन की अद्भुत परफॉर्मेंस देखी तो मुझे शर्म आई। मैंने अपनी म्यूजिक पर पूरी मेहनत नहीं की और प्रगति नहीं की। मैं अपने गुरु और उपकारक कैथरीन का सामना करने लायक नहीं हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा हॉल गूंज उठा। पियरलेस ग्रेसन, जो अपनी परफेक्शन और प्रोफेशनलिज्म के लिए जाना जाता था, इस तरह विनम्र हो सकता है, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। स्क्रीन पर कमेंट्स की बरसात हो गई। हे भगवान, पियरलेस ग्रेसन खुद को इस तरह क्रिटिसाइज कर रहा है। मैं सपना तो नहीं देख रहा। यही कारण है कि वह मेरा आइडल है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई और इतना ईमानदार नहीं है। कैथरीन कौन है? पियरलेस ग्रेसन की मेंटर। कैथरीन ठीक गाती है, लेकिन ग्रेसन को इतना बड़ा चढ़ाकर बोलने की जरूरत है। नहीं, मुझे नहीं लगता वह शो को हाइप करने के लिए ऐसा करेगा। ग्रेसन को इस तरह की जरूरत ही नहीं है। ये सब देखकर एमा का चेहरा काला पड़ गया। किसी को नहीं पता था कि एमा खुद भी ग्रेसन की फैन थी। उसने सेलो छोड़कर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि ग्रेसन उसका प्रेरणा स्रोत था। लेकिन अब ग्रेसन कैथरीन की इतनी तारीफ कर रहा था। किस आधार पर? मंच पर होस्ट भी हक्की बक्की रह गई। थोड़ी देर बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मिस्टर क्लिफर्ड। लगता है कि आपके लिए कैथरीन की टीम का रेटिंग बहुत ऊंचा है। फिर उसने माइक्रोफोन कैथरीन की ओर बढ़ाया और पूछा, तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? मिस्टर क्लिफर्ड ने आपकी इतनी तारीफ की है, शायद आप कोई जवाब देना चाहें। कैथरीन गिटार थामे स्टेज पर बेहद आराम से खड़ी थी। उसमें एक शैतानी सी बिंदास आभा झलक रही थी। सवाल सुनकर उसने आलस से ऊपर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी तुम्हारे लिए उम्मीद बाकी है।